जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, मैं आज आपके लिए जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 1 है, मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है बेटा वो ये है कि हम देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं इन अ प्लेन। किस तरह से? हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमारे पास वाई एक्सिस है। हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस उसका लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो पहला हमारे पास ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, इसने हमारे पास जो है ना ये दिया है कि ये जो ये वाला एरिया नज़र आ रहा है हमें, ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। अच्छा, यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में उसने लिखा हुआ है कि x1 इज़ पॉजिटिव, y1 इज़ पॉजिटिव, क्योंकि जब हम इस ओरिजिन से राइट साइड पर मूव करते हैं और इस ओरिजिन से अप साइड पर मूव करते हैं तो x और y हमें दोनों की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव मिलती हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x और y दोनों ही हमें पॉजिटिव मिलते हैं। अच्छा, जब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पर देखें कि ओरिजिन से जब हम लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं तो हमें एक्स एक्सिस की एक्स की नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं, और क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पर और यहाँ पर अप साइड पर मूव कर रहे हैं तो y की पॉजिटिव और x की नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका x2 और y2 है, ये इसमें हमें x नेगेटिव मिलेगा और y हमें पॉजिटिव मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर मूव कर रहे हैं और ओरिजिन से हम डाउन साइड पर मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड पर और वाई एक्सिस पर डाउन साइड पर। तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव मिलते हैं। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो फिर हमें जो एक्स है वो पॉजिटिव मिल रहा है जब हम ओरिजिन से राइट साइड पर मूव कर रहे हैं, और वाई जो है वो हमें नेगेटिव मिल रहा है जब हम डाउन साइड पर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को इस प्लेन में लोकेट कर सकते हैं और उसके x एक्सिस से उसका डिस्टेंस और y एक्सिस से उसका डिस्टेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इस चीज को यूज करते हुए जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये एक चीज को हमने एक्सप्लेन किया। लेट्स से ये पॉइंट है हमारे पास P। इस पॉइंट P को अगर हम देखें, यहाँ पे x से इसका डिस्टेंस और y से इसका डिस्टेंस अगर हम देखें, ठीक है, तो ये x और y की फॉर्म में हमें मिलता है। कोई भी पॉइंट x और y की फॉर्म में हमें मिलता है। इसमें जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम कहते हैं एब्सिसा और जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। यानी अगर कहीं पर ये टर्म आपके सामने आ जाए तो x का मतलब एब्सिसा, यानी कहीं पे एब्सिसा बोलता है कोई आपके सामने तो इसका मतलब है वो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बता रहा है। और अगर कहीं पर वो ऑर्डिनेट हमें बोलता है तो वो हमें उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बता रहा है। या हम उसको यूं कह सकते हैं कि एब्सिसा जो है वो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता रहा है और ऑर्डिनेट जो है वो हमें वर्टिकल डिस्टेंस बता रहा है उस पॉइंट का x एक्सिस और y एक्सिस के साथ। अच्छा, और आगे चलें तो फिर हमारे सामने एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट्स। यहाँ पर एक चीज है x इंटरसेप्ट और एक है हमारे पास y इंटरसेप्ट। अच्छा, अब x इंटरसेप्ट क्या चीज है? x इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर कोई भी लाइन जो है वो x एक्सिस को कट कर रही है। क्या कहता है? x इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन इन xy इज अ पॉइंट where the graph intersects the x axis। यानी अगर इसको हम यूं बनाएं, यहाँ पर ये हमारे पास लेट से y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। सॉरी, इसको जरा मैं सही कर लूं। लेट से ये हमारे पास x एक्सिस है, तो लेट से अगर कोई लाइन हम इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर रही है,
इस तरह से। तो आपके सामने ये जो लाइन है ये इस x इंटरसेप्ट x एक्सिस को और y एक्सिस को दो पॉइंट पर कट कर रही है। जिस पॉइंट पर x को कट कर रही है इसको हम कहेंगे x इंटरसेप्ट, और जिस पॉइंट पर वो y को कट कर रही है इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पर कोई भी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, और y इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पर वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, इसको अगर मैं आपको अलग से बना के यहाँ दिखा दूं, दो तीन एग्जांपल्स इसकी दे देता हूँ आपको। ये देखें, एक तो मैंने अभी आपको बना के दिखाई जिसमें हमारे पास x और y इंटरसेप्ट दोनों ही पॉजिटिव थे। यहाँ पर अगर मैं एक और लाइन बना के आपको दिखाऊं, यहाँ देखें इस टाइप की अगर कोई लाइन है तो इस लाइन के अंदर आप ये देखें कि ये जो y इंटरसेप्ट है और ये x इंटरसेप्ट है। तो एक चीज़ आप नोटिस करें कि जो आपका y इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है और जो x इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर अगर मैं इसको यूं बनाऊं एक लाइन को, तो अब ये वो लाइन है, देखिए ये इसका x इंटरसेप्ट और ये इसका y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करें कि आपका x इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, अगर मैं इसको यूं बना दूं, अब अगर इस लाइन को देखें तो हमारे पास ये जो y इंटरसेप्ट है ये नेगेटिव है और ये जो x इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव है। तो ये हर तरह की सिचुएशन बन सकती है, यानी जो इंटरसेप्ट्स हैं ऐसा हो सकता है कि दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव हों, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव हों, ऐसा भी हो सकता है कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो, और ऐसा भी हो सकता है कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो। हर तरह से पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सिंपल चीज़ ये है कि x इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पर लाइन x एक्सिस को कट करे तो x इंटरसेप्ट, y एक्सिस को कट करे तो y इंटरसेप्ट। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि अगर किसी भी इक्वेशन का हमें x या y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना हो तो हम उस इक्वेशन में टू फाइंड x इंटरसेप्ट and to find y इंटरसेप्ट, अगर हमारे सामने कोई इक्वेशन गिवन हो और हमसे ये कहा जाए कि इसमें x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें या इसमें y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें या दोनों फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे। अगर मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो एक बात याद रखिएगा बेटा कि x इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पर लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। जी बेटा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना हो या y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना हो तो आप एक चीज याद रखिएगा बेटा कि ये जो हमारा x एक्सिस है ना, ये इस x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो मुझे अपनी इक्वेशन में y को 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह ये जो y इंटरसेप्ट होता है ये मुझे यहाँ पर मुझे x की वैल्यू को 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी क्या करना है, टू फाइंड x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0, और इसी तरह टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन में आप उसको 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, x को 0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज यहीं पे समझ में आ जाए। ये देखें बेटा,
स्लोप पूछ रहा है और जी यहाँ पर देखें क्या कहता है, फाइंड इफ पॉसिबल द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिटरमिन्ड बाय द इक्वेशन। तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको y इंटरसेप्ट निकालना सिखा रहा हूँ। ये देखें बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें अगर मुझे क्या करना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, तो y इंटरसेप्ट पर x की वैल्यू 0 होगी। y इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो पहली इक्वेशन है मेरे सामने, इसमें मैं क्या करूँगा, x की जगह 0 पुट कर दूंगा, यानी 0 प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से 2y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 3/2। तो इसका मतलब है ये वो वैल्यू है जो हमारा y इंटरसेप्ट है। इस तरह से हम y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, इंटरसेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो फिर उसके बाद अब मैं जो नेक्स्ट चीज है जिसको हमने समझना है वो है स्लोप ऑफ लाइन। उसी जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन हमें क्या बताता है कि जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 यूनिट से चेंज होगा तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कितने यूनिट से चेंज होगा, ये चीज हमें मिलती है स्लोप से, या फिर इसका दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट। ठीक है, यानी ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितना चेंज आएगा जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज आएगा। अच्छा, अब स्लोप कैलकुलेट कैसे किया जाता है। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक तो हमें ये चाहिए कि जो हमारा y जो है उसमें क्या चेंज आ रहा है, वर्टिकल चेंज यानी क्या है, और दूसरी चीज ये है कि हॉरिजॉन्टल चेंज क्या है। ठीक है, ये दो चीजें हमें चाहिए होती हैं, यानी चेंज इन y, ये देखिए ये स्लोप का फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने, चेंज इन y जिसको हम कहते हैं वर्टिकल चेंज, और चेंज इन x यानी जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल चेंज। कैसे निकलेगा, लेट्स से हमारे पास जो लाइन है इस पे दो पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए। पहला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 3, दूसरा पॉइंट है जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 7। अच्छा, जो वर्टिकल चेंज है वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा y में से y को माइनस करके, और हॉरिजॉन्टल चेंज हमें कैसे मिलेगा, x में से x को माइनस करके। ठीक है, तो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 और 3 माइनस 1, तो 4/2 इक्वल्स टू 2। तो ये हमें क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। स्लोप की वैल्यू क्या आई है, 2, और ये हमें अब क्या बता रही है, ये हमें ये बता रही है कि जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x में जब 1 यूनिट का चेंज आएगा तो y में 2 यूनिट्स का चेंज आएगा। इसका मतलब ये है, क्या कहता है, द रेशियो ऑफ 2 मीन्स दैट फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन x देयर इज अ 2 यूनिट इंक्रीज इन y। क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए इंक्रीज होगा, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो फिर हम कहते हैं ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज ये है कि किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें दो पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और वो कोई से भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, उस लाइन के ऊपर कोई से भी दो पॉइंट्स अगर हमें मिल जाएं तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, और अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स को यूज करके भी स्लोप निकालेंगे उस लाइन के ऊपर तो आपके पास स्लोप की वैल्यू सेम आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये स्लोप जो है ये हमें क्या बताता है लाइन के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो स्लोप। जीरो स्लोप का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, जीरो स्लोप का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन। जीरो स्लोप का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अच्छा, अब जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, अब ये जो मैंने आपके सामने बनाई है ये ओरिजिन से यानी ओरिजिन के अप साइड से मूव हो रही है, ये इसके डाउन साइड से भी हो सकती है, यानी यूं भी हो सकती है, ये यहाँ से भी पास हो सकती है। दोनों केसेस में इसका जो स्लोप है वो जीरो ही रहेगा। तो अगर स्लोप जीरो आए तो इसका मतलब है ये एक ऐसी लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा है हमारे पास अनडिफाइंड स्लोप। अच्छा, अनडिफाइंड स्लोप कैसा होता है बेटा? अनडिफाइंड स्लोप का मतलब है वर्टिकल लाइन, यानी हमारे पास अगर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है तो वर्टिकल लाइन कैसे बनेगी? वो कुछ यूं बनेगी। इसका जो स्लोप है वो कैसा होगा? वो होगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तो ये राइट साइड पर भी हो सकता है, ये लेफ्ट साइड पर भी हो सकता है। ठीक है, इसको अगर मैं दूसरी एग्जांपल के तौर पे बनाऊं तो ये यूं भी हो सकता है। दोनों केसेस में ये इस तरह से बन जाएगा, यानी स्लोप क्या रहेगा? अनडिफाइंड। अच्छा, स्लोप जीरो का मतलब ये है कि x में जितना भी चेंज आए y में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये है स्लोप जीरो का मतलब। x को आप जितना भी इंक्रीज कर लें, बढ़ा लें या कम कर लें, y एक्सिस y जो है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू जीरो है। अच्छा, अनडिफाइंड स्लोप का मतलब ये है कि अगर x में एक माइनर सा भी चेंज आएगा, बहुत माइनर चेंज भी y में अनडिफाइंड चेंज लेकर आएगा, यानी इन्फिनिटी चेंज लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड स्लोप है। अच्छा, उसके बाद जो केस है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का केस ये है बेटा, हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस और ये x एक्सिस। पॉजिटिव स्लोप जो है उसकी लाइन कुछ यूं हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, तो ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है। ठीक है, और नेगेटिव स्लोप की लाइन कुछ यूं हो सकती है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स से ये वैल्यू। लेट्स से ये वैल्यू है, तो इसमें जो अब स्लोप की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप की जो लाइन है वो कैसी होगी? लाइन राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और नेगेटिव स्लोप की लाइन कैसी होगी? फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो फॉल कर रही होगी, वो राइज कर रही होगी। पॉजिटिव स्लोप की लाइन राइज कर रही होगी, नेगेटिव स्लोप की लाइन फॉल कर रही होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन, जीरो स्लोप की लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, और वर्टिकल स्लोप की लाइन या अनडिफाइंड स्लोप की लाइन वर्टिकल लाइन होगी या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। अच्छा, अब इस स्लोप को यूज करके हम इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये जो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं इनकी इक्वेशंस को हम बना सकते हैं। किस तरह से? पहली जो हमारे पास फॉर्म है वो है बेटा, इसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें ये y1 और x1 ये पॉइंट है, यानी x1 और y1, और ये जो m है ये हमारे पास स्लोप है। तो अगर हमारे पास उस लाइन का, किसी भी लाइन का अगर एक पॉइंट गिवन है, वो पॉइंट उस लाइन पर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, और अगर हमारे पास उस लाइन का स्लोप है, तो इससे हम उस लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं? इस फॉर्मूले को यूज करके बना सकते हैं। y माइनस y1, y जो है ये जनरल, और y1 जो है उसका, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये y और x जो है ये इक्वेशन के x y है, और ये y1 और x1 है ये उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, उसके x1 उसके x कोऑर्डिनेट्स हैं, जबकि m क्या चीज है? उस लाइन का स्लोप है। एक तो ये तरीका है हमारे पास किसी भी इक्वेशन को, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो केस है वो ये है कि हम स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, यानी हमने यहाँ लिखा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें m क्या चीज है? ये स्लोप है, और ये c क्या चीज है? ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है। अगर हमारे पास वो पहले वाली सिचुएशन ना हो, दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर हमारे पास इक्वेशन लाइन का स्लोप हो और हमारे पास y इंटरसेप्ट मौजूद हो, तो इसको यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास, अब मैंने इसकी जो फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं इनको देख लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई बेटा, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई जैसे मैंने ऊपर लिखा है। अगर कभी आपसे ये कहा जाए कि जी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करें और जनरल लीनियर फॉर्म में फाइंड आउट करें, तो उस वक्त हम इसको यूं लिख लेते हैं, यानी ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन x एंड y, और कौन सी फॉर्म में है? लीनियर, जनरल लीनियर फॉर्म में, जनरल लीनियर फॉर्म। अच्छा, अगर कभी आपके सामने इस तरह से लिखी हुई आ जाए तो इसका मतलब है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बट किस फॉर्म में? पॉइंट स्लोप फॉर्म में। ये क्या चीज है? ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बट ये किस फॉर्म में है? ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपके पास क्वेश्चन में वो कहता है जी मुझे पॉइंट स्लोप फॉर्म में आंसर दें, तो हम इस तरह से लिखेंगे। अगर वो कहता है कि जी स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में मुझे आंसर दें, तो हम इस तरह से लिखेंगे। अगर वो कहता है कि जी मुझे जनरल फॉर्म में आंसर दें, तो हम अपनी इक्वेशन फाइनल आंसर को इस तरह से लिखेंगे, यानी पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर जो कांस्टेंट टर्म है, और फिर इसको इक्वेट करेंगे 0 से। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको भी समझ लें। यानी इसकी इक्वेशन, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन कैसी होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन कैसी होगी, ये देखिए बेटा। ये देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने ये y एक्सिस और ये x एक्सिस बना दिया। अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? जो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इसको सही कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये लाइन है। अच्छा, अब ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, और इसका स्लोप क्या है? अनडिफाइंड है। और इसकी जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो किस तरह से लिखी जाएगी? यानी यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? x इंटरसेप्ट मिल रहा है, और क्योंकि ये ओरिजिन के राइट साइड पर है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा x इज इक्वल टू a। ये जो x इज इक्वल टू a है, ये इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब अगर फर्ज करें ये लाइन इसके y एक्सिस के लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो फिर इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी? फिर इसकी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल्स टू माइनस a। यानी वर्टिकल लाइन है, अगर x इक्वल्स टू प्लस वैल्यू है, सम कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो फिर तो वो ओरिजिन के राइट साइड पर है, और अगर माइनस वैल्यू है तो फिर ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर है। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनका केस क्या है? इनका केस बेटा ये है कि हमें जो लाइन मिलेगी, या तो वो लाइन x एक्सिस के ऊपर होगी या फिर x एक्सिस के नीचे होगी। अच्छा, अगर ऊपर होगी तो फिर वो बनेगी y इक्वल्स टू b, यानी ये वाली जो पॉइंट ना, ये कोई वैल्यू होगी b। और अगर ये सिचुएशन होगी तो उसको हम लिखेंगे y इक्वल्स टू माइनस b। तो ये आपके सामने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशंस आ गई। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो हमसे किस फॉर्म में आंसर मांगता है, तो उसी तरह से हम इसको देख लिया करेंगे। लेकिन अब आपने आइडेंटिफाई करना है, यानी जहन में रखना है कि कौन कौन सी फॉर्म्स हमारे सामने है। पॉइंट स्लोप फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जनरल लीनियर फॉर्म है। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किस किस्म की होती है? x इज इक्वल टू a या फिर x इज इक्वल टू माइनस a। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? y इक्वल्स टू b और y इक्वल्स टू माइनस b। प्लस b तो ऊपर, प्लस माइनस b तो नीचे। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल भी हो सकती हैं एक दूसरे के। यानी अगर दो लाइंस हैं, तो क्या वो दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं? यस, हो सकती हैं। क्या वो दोनों लाइंस एक दूसरे के अगेंस्ट परपेंडिकुलर हो सकती हैं? तो यस, हो सकती हैं। तो अगर हो सकती हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि दो लाइंस पैरेलल हैं या दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं? तो ये जो स्लोप है ना, ये हमें हेल्प आउट करता है ये बताने में कि दो लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। कहता है टू लाइंस आर पैरेलल if and only if they have the same slope or are vertical। या तो दोनों लाइंस वर्टिकल हो या फिर दोनों का स्लोप सेम हो। यानी क्या सिचुएशन बनेगी? m1 इक्वल होगा m2 के। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक चीज। दूसरा क्या है? वर्टिकल की सिचुएशन। वर्टिकल में क्या कहता है? Two lines with slope m1 and m2 are perpendicular to each other if and only if। क्या सिचुएशन बन रही है? यहाँ हमने लिखा हुआ है m1
इक्वल्स टू -1 अपॉन m2, यानी एक स्लोप दूसरे स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा एक चीज। या फिर इसी चीज को हम यूं लिख सकते हैं कि ये m2 जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इक्वल्स टू -1। या फिर हम उसको यूं देख सकते हैं कि दोनों लाइंस के जो स्लोप है उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो अगर हमारा आंसर -1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। पहले केस में क्या है कि दोनों लाइंस का जो स्लोप है वो इक्वल आए, स्लोप इक्वल आ जाए तो लाइंस पैरेलल, दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें आंसर -1 आ जाए तो परपेंडिकुलर, या फिर एक स्लोप दूसरे स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी साइन भी चेंज होना चाहिए और रेसिप्रोकल भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो क्या सिचुएशन है, वो लाइंस क्या है, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, ये चीजें देख लेने के बाद अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहली चीज क्या पूछ रहा है जी, फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। ये आपको 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है स्लोप। अच्छा, स्लोप के बारे में मैंने आपको अभी बताया, स्लोप क्या है, चेंज इन y, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ठीक था, तो y का चेंज और x का चेंज। अच्छा, y का चेंज कैसे मिलेगा, y का चेंज हमें मिलेगा कि हम y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लेंगे, और x का चेंज कैसे मिलेगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे। लेट्स से अगर इक्वेशन नंबर 1 है तो ये इसका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y का चेंज क्या मिलेगा, यानी y2 माइनस y1, और x का चेंज क्या होगा, x2 माइनस x1। तो 10 माइनस 1 और 7 माइनस 4, 10 माइनस 1 9, 7 माइनस 4 3 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ रही है 3। ठीक हो गया बेटा, तो ये स्लोप हमें क्या बता रहा है, ये स्लोप हमें ये बता रहा है कि जब x में 1 यूनिट का चेंज आएगा तो y में 3 यूनिट्स का चेंज आएगा, और वो क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो हम कह सकते हैं कि जब x 1 यूनिट से इंक्रीज होगा तो y 3 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा इसी तरह आप ये रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, इनमें से किसी का भी अगर आप कहें तो लेट्स से मैं निकाल देता हूँ, एक क्वेश्चन और कर देता हूँ आपके लिए, 6 कर देता हूँ। 6 में अगर आप देखें तो स्लोप की वैल्यू, ये बेटा x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो y2 माइनस y1, अच्छा ये माइनस का साइन फॉर्मूले का है और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, x2 माइनस x1, बेटा ये आ रहा है 6/3, 6/3, या फिर यहाँ पर n की वैल्यू आ रही है 2, ले जी यहाँ पे स्लोप आ गया 2। ठीक, इस तरह से आप किसी भी 2 पॉइंट्स के साथ आप स्लोप को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम बेटा, तो यहाँ पर जो सेकंड टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनको अगर हम देखें तो ये कहता है कि जी फाइंड अ जनरल लीनियर इक्वेशन, यानी हमें क्या चाहिए आंसर, हमें आंसर इस फॉर्म में चाहिए, ये फॉर्म, ये जो फॉर्म है ना, हम अपने आंसर को इस तरह से लिखेंगे, ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट हैज इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि passes through 8 and has a slope of 6। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और यहाँ पर स्लोप गिवन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं, क्या कहते हैं आप, कर लेनी चाहिए। हमारे पास पॉइंट भी है, हमारे पास स्लोप भी है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, पॉइंट है 2 8, जी पॉइंट की वैल्यू है 2 and 8 और स्लोप की वैल्यू है 6। ऐसा ही था, एक दफा देख लें, जी बिल्कुल ऐसा ही है।
बेटा ये हमारे पास है x1 और y1 और ये स्लोप है। हम क्या करेंगे, यूजिंग y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 8 इक्वल्स टू स्लोप 6x माइनस x1 2। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y माइनस 8 6x माइनस 12 और अब इसको, अच्छा क्योंकि आगे चलने से पहले हमने अपने आंसर को किस फॉर्म में लिखना है, हमने आंसर को लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो पहले हमसे ये चाहता है कि x वाली टर्म हो और x वाली टर्म कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ये उसने हमें कहा है। फिर y वाली टर्म हो, फिर c वाली टर्म हो, यानी कांस्टेंट टर्म हो, और फिर वो इक्वेट हो रही हो 0 से। तो हमने क्या करना है, x को पॉजिटिव रखना है। यहाँ देखें x पॉजिटिव है तो इसका मतलब है अब ये वाली जो साइड है ना, ये दोनों इक्वेशन की अदर साइड पे चले जाएंगे क्योंकि हमें एक तरफ 0 चाहिए। देखो बेटा इसको हम यूँ लिख लेते हैं 6x, ये y वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। अच्छा ये माइनस 12 ऑलरेडी वहाँ था, ये माइनस 8 वहाँ जाकर प्लस 8 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो 6x माइनस वाई माइनस 12 एंड प्लस 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम इसको अगर आप कंपेयर करें इससे, जो हमने ऊपर यहाँ लिखा है, तो पहले x वाली टर्म है और पॉजिटिव है, फिर y वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है और इक्वल्स टू 0 है। हमें सिर्फ x वाली टर्म को पॉजिटिव रखना है, बाकी y और c का जो भी साइन आए वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको इस तरह से चलते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है बेटा, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए करूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप देखें तो यहाँ पर वो कहता है कि जी पासिस थ्रू 0 0 एंड 2 3। तो यहाँ पर तो 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, तो ऐसी कोई चीज़ अभी तक मैंने ऊपर आपको नहीं बताई कि जी वो 2 पॉइंट से अगर पास हो रही हो तो क्या करेंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो तो हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 0 0 एंड 2 3। तो हमारे पास पहला पॉइंट है 0 0, दूसरा पॉइंट है 2 एंड 3। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि बेटा सबसे पहले हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक, तो 3 माइनस 0 2 माइनस 0। तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू मेरे पास आ रही है बेटा 3/2। स्लोप की वैल्यू मिल गई मुझे, और अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं यूज कर सकता हूँ, देखें अब मेरे पास स्लोप भी है और पॉइंट्स भी हैं। तो यूजिंग y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। ओके, तो y माइनस y1 क्या था मेरे पास 0 इक्वल्स टू स्लोप 3/2 इंटू x माइनस x1, वो भी 0 था। ओके, तो y इक्वल्स टू 3/2 इंटू x। ठीक हो गया बेटा। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे मुझे ये करना है कि मुझे इस 2 को इक्वेशन की साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर देना है, या यूं कह लें कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2y और यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स 3/2 इंटू एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू 3x। ऐसा हो गया बेटा। अच्छा अब उसके बाद मुझे अपना जो आंसर है वो किस फॉर्म में देना है, वो देना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मुझे अपना आंसर इस फॉर्म में देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाऊंगा। यहाँ देखें राइट हैंड साइड पे जो x है और ये पॉजिटिव है, तो मुझे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैं y को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो ये बनेगा बेटा 3x प्लस 2y, कॉन्स्टेंट टर्म मेरे पास कुछ है नहीं, तो इक्वल्स टू 0।
अब ये क्या हो गया, ये मेरे पास जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करने लगा हूँ। पहला है कि हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल, और फिर क्या होना चाहिए, फिर उसको इस पॉइंट से गुजरना चाहिए। ये दो चीजें होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स क्या है, -3 -2। इसको यहाँ पे लिख हॉरिजॉन्टल एंड passes through -2 -3 -2 -3 -2। अच्छा, अब एक चीज याद करें कि जब हमारे पास इक्वेशन हॉरिजॉन्टल थी तो उसका स्लोप कैसा था। यहाँ पर है, ये देखिए, यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप कैसा था, 0। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या था बेटा, 0। ऐसा ही है। अब हम यहाँ चलते हैं। जब वो कहता है लाइन हॉरिजॉन्टल है और इस पॉइंट से पास हो रही है तो इसका मतलब है स्लोप की वैल्यू है 0 और ये पॉइंट है यानी x1 और ये y1। तो क्या करेंगे, यूजिंग y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1, ये माइनस फॉर्मूले का है और y1 ऑलरेडी माइनस है तो +2 हो गया इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स, माइनस जो है वो फॉर्मूले का है और ये ऑलरेडी माइनस है, ये +3 हो गया। अच्छा, मसला ये है कि 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई हो उसको 0 कर देता है। तो 0 टाइम्स x इज 0, 0 टाइम्स 3 इज 0, तो 0 + 0 इज 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, y + 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिखा है इसको, मैंने ऐसे इसको इस तरह से लिखा है क्योंकि मुझे आंसर देना था जनरल फॉर्म में, ax + b5 + c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में मुझे आंसर देना था। अच्छा, अब मेरे पास जो इक्वेशन आई है उसमें x है ही नहीं, तो ठीक हो गया। फिर मुझे क्या लिखना था, y के बाद कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। देखिए वो चीज आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा passes through 2 -3 and is vertical. Okay, passes through 2 -3 and vertical। पॉइंट में चेक कर लूं, सही लिखा है मैंने, 2 -3 एंड वर्टिकल। ओके, 2 -3 एंड वर्टिकल। ओके, अच्छा, अब वर्टिकल जो इक्वेशन थी उसका स्लोप कैसा था, ये देखिए, ये आ गया बेटा वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या था, अनडिफाइंड। ठीक है, चलो अब चलते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब है वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड, या फिर हम अनडिफाइंड को कैसे लिख सकते हैं, 1/0। इसका मतलब ये है, अगेन यूजिंग y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस फॉर्मूले का है और y मेरे पास माइनस में है तो ये +3 हो जाएगा। अच्छा, स्लोप मेरे पास अनडिफाइंड है यानी 1/0 इक्वल्स टू x माइनस फॉर्मूले का है और ये 2। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो 0 है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के अदर साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y + 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 2। 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो 0 इक्वल्स टू 1
मल्टीप्लाई होगा इसे तो x माइनस टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस टू इक्वल्स टू 0। देखिए बेटा, ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है, इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि मुझे अपना आंसर जनरल फॉर्म में देना था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में देना था। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास पहले x वाली टर्म होनी चाहिए, फिर y वाली टर्म होनी चाहिए, y टर्म मेरे पास है ही नहीं इसलिए वहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा। फिर मेरे पास कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, वो लिखिए इक्वल्स टू 0 की आंसर। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। आगे देखें, लास्टली मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं इसमें ओके, अब यहाँ पर क्या था, ये हमने हो गया क्वेश्चंस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन थे, इसमें क्या था, फाइंड इफ पॉसिबल द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिटरमिन्ड बाय द इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर मुझे ये करना है कि मुझे एक तो स्लोप बताना है, दूसरा मुझे y इंटरसेप्ट बताना है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको लेके चलूँ, पहली इक्वेशन है, क्या लिखा हुआ है इसमें, x प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। y इंटरसेप्ट का मैंने अगर आपको क्या बताया कि हम यहाँ पर इसको 0 पुट करके निकाल सकते हैं। अब अगर मुझे दोनों काम करने हो, यानी स्लोप भी निकालना हो और y इंटरसेप्ट भी निकालना हो, तो हमारे पास एक और तरीका भी है। इक्वेशन है x प्लस टू वाई माइनस थ्री, x प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन लिखी हुई थी, x प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन है जी। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो मुझे बताना है स्लोप, दूसरा मुझे बताना है y इंटरसेप्ट, ये दो चीज़ें मुझे बतानी है, ठीक है। मैं एक काम ये कर सकता हूँ, मैंने वहाँ पे शुरू में एक इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये कौन सी फॉर्म थी, ये फॉर्म थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें m क्या है वो स्लोप है और c क्या है वो y इंटरसेप्ट है। तो अगर मैं किसी तरह इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, इस फॉर्म में, तो फिर मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है, मुझे y को आइसोलेट करना है। तो यहाँ पर 2y, अब मेरे पास जो x और माइनस थ्री है, इसको इक्वेशन के अदर साइड पे ले जाऊंगा, माइनस एक्स प्लस थ्री, और अब y को मुझे अकेला करना है, तो माइनस एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टू, और y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन टू, दोनों के साथ डिवाइड कर दूंगा। और अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, जो मेरी जनरल फॉर्म, जो मेरी फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसमें आप चेक करें, यहाँ पर जो y जो x के साथ लिखा हुआ है, जो x के साथ लिखा हुआ है ये देखिए, ये, और जो x के साथ लिखा हुआ है ये स्लोप है। तो यहाँ m इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू और c इक्वल्स टू थ्री अपॉन टू। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों मिल गए। स्लोप की वैल्यू है माइनस वन अपॉन टू और इंटरसेप्ट की वैल्यू, y इंटरसेप्ट की वैल्यू है थ्री अपॉन टू। इस तरह से मैं ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन अगर आप कहते हैं, अच्छा चलिए 20 करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू 1, ये देखिए y इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे इसको कंपेयर करना है y इक्वल्स टू m, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करना है मुझे इसको, ठीक है। तो अब अगर आप ऊपर देखें, मेरे पास लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 1, यानी x वाली टर्म है ही नहीं, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, टर्म को इस तरह से लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू 0x प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर आप कंपेयर करें, अब अगर आप कंपेयर करें, ये देखें, ये
m इक्वल्स टू 0 और y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 0 और y इंटरसेप्ट ठीक हो गया जी। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन अगर देखें, बाकी क्वेश्चन आप लोग को ट्राई कीजिएगा इसी तरह कंपेयर करके। और क्या कहता है, फाइंड अ जनरल लीनियर फॉर्म एंड द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, अब आपके सामने दो इक्वेशंस गिवन है, इन दो मतलब दो क्वेश्चंस हैं, आपको इक्वेशन दी हुई है मिक्स्ड फॉर्म में। तो आपसे क्या कहता है कि एक तो इसको जनरल लीनियर फॉर्म में ले आए, सेकेंडली इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आए। तो मैं ये 23 आपके लिए कर देता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन कर लें, 2x माइनस 6 माइनस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 8। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी कि पहले x वाली टर्म हो, तो x वाली टर्म है और पॉजिटिव हो, फिर y वाली टर्म हो, y वाली टर्म आ गई, फिर कांस्टेंट टर्म हो। अच्छा, कांस्टेंट टर्म में क्या है, -6 -8 और ये भी यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, -8 इक्वल्स टू 0। अब बेटा 2x माइनस 4y 16 एंड 6 -22 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, जनरल फॉर्म आ गई, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। फिर उसने कहा है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आओ, तो ये पहला आंसर तो मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब वो कहता है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाओ, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना है, y को आइसोलेट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ माइनस में है, मैं इक्वेशन की अदर साइड पे ले जाऊंगा, 2x माइनस 22 इक्वल्स टू 4y। क्या होगा, इसको मैं यूं लिख रहा हूँ, y इक्वल्स टू 2x माइनस 22 डिवाइडेड बाय 4 और y इक्वल्स टू 2x अपॉन 4 माइनस 22 अपॉन 4। कैंसिल आउट होता है तो कर दें, y इक्वल्स टू x अपॉन 2 माइनस 11 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 x माइनस 11 अपॉन 2। तो ये जो दूसरा आंसर था मेरा, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, उसमें भी मैं इसको ले आया। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है क्वेश्चंस की, उसमें वो पूछता है डिटरमिन इफ द लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नीदर। अच्छा, इसके लिए हमने क्या रूल पढ़ा था अभी, हमने कहा था लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी इफ m1 इक्वल्स टू m2, और हमने कहा था लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी इफ m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इक्वल्स टू -1 होगा, या तो ये होगा, या फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं, m1 इक्वल्स टू -1 अपॉन m2, यानी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। दोनों में से कोई केस हो सकता है। अब हमारे सामने जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 25 है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में वो कहता है कि जी चेक करें कि ये लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। देखिए पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इत्तेफाक से दोनों ही जो इक्वेशंस हैं वो y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में मौजूद है, यानी ऑलरेडी मौजूद है mx प्लस c। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का स्लोप है, पहली इक्वेशन का स्लोप है 7 और दूसरी इक्वेशन का स्लोप है 7, m1 इक्वल्स टू m2, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये दोनों लाइंस हैं पैरेलल। सॉरी, लाइंस क्या आ रही है, पैरेलल लिख लेते हैं, पैरेलल। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। क्वेश्चन नंबर 26 में जो दो इक्वेशंस हैं, अच्छा इत्तेफाक से वो भी नहीं, वो इस फॉर्म में नहीं है। एक जो है वो y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में है, लेकिन दूसरी जो है वो जनरल फॉर्म में है। तो इसको हम जरा कन्वर्ट कर लेते हैं, इस पर काम कर लेंगे।
पहली इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 5x प्लस 2, y इक्वल्स टू 5x प्लस 2। दूसरी क्या लिखी हुई है, माइनस 5x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ऐसा ही है, ओके। तो यहाँ से इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें क्या चाहिए, y, हमें y को आइसोलेट करना होता है ना, तो माइनस 5x और माइनस 3 उधर चले जाएंगे, y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। तो अब यहाँ से मुझे स्लोप की वैल्यू क्या मिली, स्लोप की वैल्यू मिली 5m1। यहाँ से मुझे स्लोप की वैल्यू क्या मिली, 5। तो m1 इक्वल्स टू m2। फिर ये लाइंस क्या बनी, ये लाइंस बनी पैरेलल, ओके। अब उसके बाद अगर 27 को देखें, क्वेश्चन नंबर 27 को, तो ये है y इक्वल्स टू 3 एंड x इज, और दूसरा है x इक्वल्स टू -1/3। तो इन लाइंस को अगर हम देखें तो ये y इक्वल्स टू 3, इसको अगर मैं यहाँ पर आपके लिए लिखूं तो मुझे याद करवाएं कि ये इसमें हमने कोई पढ़ी थी ना फॉर्म्स। पहली क्या है, y इक्वल्स टू 3, पहली है y इक्वल्स टू 3 एंड दूसरी लाइन क्या है, x इक्वल्स टू -1/3, x इक्वल्स टू -1/3, ऐसे ही लिखा हुआ है जी, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, अब एक और चीज देखें, इसको अगर मैं कंपेयर करूं y इक्वल्स टू a से और इसको, या b से, और इसको मैं कंपेयर करूं x इक्वल्स टू a से, याद करें, इसको जरा सही करके लिख लेते हैं। ऐसी फॉर्म्स हमने पढ़ी थी ना, ये वाली फॉर्म्स ये पढ़ी थी हमने। ऊपर चलते हैं और जरा चेक करते हैं कि इनको क्या लिखा था हमने जी। ये आ गई, ये देखेंगे, एक तो हमने पढ़ी थी ये, और एक हमने पढ़ी थी ये, याद करें। x इक्वल्स टू a वर्टिकल लाइन थी और y इक्वल्स टू b हॉरिजॉन्टल लाइन थी। x इक्वल्स टू a वर्टिकल लाइन और y इक्वल्स टू b हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी यहाँ पे x इक्वल्स टू प्लस a है तो इसका मतलब है ये ओरिजिन के राइट साइड पर है, माइनस होता तो ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर होता, लेकिन लाइन वर्टिकली होती, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन पर चलकर देखें तो y इक्वल्स टू b, याद करें y इक्वल्स टू b हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब है ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और x इक्वल्स टू b कौन सी लाइन है, वो वर्टिकल लाइन है। ये देखें, ये हो गई वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब वापस आते हैं इस पे, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, ये देखेंगे, सॉरी, moreover a horizontal line and a perpendicular line and a vertical line are perpendicular to each other। क्या चीज पढ़ी थी, horizontal line and vertical line are perpendicular to each other। अब आए यहाँ पर क्वेश्चन पर, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक वर्टिकल लाइन है, तो क्या बनी, परपेंडिकुलर। m1 is perpendicular to m2, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।